गुड मॉर्निंग। तो चलो बढ़िया चल रहा है, सब प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। टेस्ट वेस्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग मिला करिए, ठीक है ना। कोई टॉपिक वॉपिक पढ़ना हो मिल लिया करिए, कहीं भी यही नीचे रहते हैं हम लोग, ठीक। हमेशा आपको स्टाफ रूम में देखेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मिल सकते हैं। और डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, एकदम डीमोटिवेटेड फील मत करिए, कोई भी कुछ भी बोले इग्नोर करिए, अवॉइड करिए, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है एग्जाम हॉल में, तो कोई ये नहीं कि मेरा इतना नंबर आ रहा है उतना नंबर, कुछ नहीं। अभी भी समय है पूरा, बढ़िया पढ़ते रहिए, कोई किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सीधा आपका कनेक्शन भगवान से है, वो आपको देख रहे हैं, और बीच में कोई बिचौलिया है नहीं जो आपको डिमोटिवेट कर दे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मैं जो है लेकर आया हूँ एक सीरीज आप लोग के लिए। मैंने जैसे बताया था कि जब लास्ट 70-80 दिन बचे रहेंगे तो मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स या फिर सारे ही चैप्टर्स, तो उनको मैं वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड करके उसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आप एनसीईआरटी लेके बैठना है, आपको हाईलाइटर ले लेना है और अंडरलाइन करते रहना है, समझते रहना है। आप जो चैप्टर 4-5 घंटे लगा दोगे घर पे बैठ के पढ़ने में, मैं यहाँ पे 1.5-2 घंटे में अच्छे से पढ़ा दूंगा। तो ईमानदारी से साथ में ट्रस्ट करके अच्छे से बैठना है। देखिए आपकी कहीं से यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे मिल जाएंगे, आप किसी के साथ पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन मैंने आपको साल भर पढ़ाया है, ठीक है ना। 11-12 चैप्टर आपने मेरे से पढ़ा है, तो एक लैंग्वेज आप लोग जो है मेरा अच्छे से समझ सकते हो। तो वहां पे अब लैंग्वेज समझने का टाइम तो है नहीं, तो आप मेरे से एकदम कनेक्टेड हो, मैं भी जो बोलूंगा जो बोलने वाला हूँ आपको समझ में आ जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है। इसलिए ये आपको फायदा करेगा। नहीं तो आप किसी का भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ मेरा पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी का भी लेक्चर देख सकते थे, लेकिन मेरा लेक्चर क्यों देखोगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे से पढ़ चुके हो कई सारे चैप्टर्स, तो ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो आपको बस कुछ करना नहीं है। मान लो कल टेस्ट है 3 चैप्टर्स का, जिसमें से बच्चे आए थे कि ये तो थोड़ा सा चैप्टर उनको टफ लगता है, और पूरे इंडिया में कोई बच्चे हो ये चैप्टर टफ ही लगता है सबको, ठीक है ना। कोई भी पढ़ा दे कैसे भी हो, कुछ भी हो। तो मैं कुछ इसमें बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, बस एनसीईआरटी की जो लाइंस है, जो यहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन उठ के आएंगे नीट में, वो मैं समझा देता हूँ, एक एक वर्ड समझाऊंगा। तो आपने, तो हमारी सीरीज का नाम होगा एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड। क्या होगा? एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड। सारे चैप्टर्स कवर कराए जाएंगे नीट के पहले तक, लेकिन उन चैप्टर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी जो चैप्टर्स टेस्ट में आने वाले हैं। जैसे कल के टेस्ट में 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, 2 ह्यूमन फिजियोलॉजी से, एक प्लांट एनाटॉमी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी 2 चैप्टर इससे कंपेरेटिवली बहुत आसान है, ये मैंने इसीलिए इसको चुना है, बच्चे भी आए थे इसलिए प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, ठीक। तो सभी लोग एनसीईआरटी लेके बैठ जाएंगे, और बिल्कुल भी एकदम इस समय निगेटिव एनर्जीज को दूर रहिए, एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहिए। और स्वागत है आपका हमारे इस नए सीरीज में। माई सेल्फ डॉक्टर आदर्श ओझा, और आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ ये प्लांट एनाटॉमी का कुछ अच्छी अच्छी बातें जो आपको बहुत बोरिंग, बहुत गंदी लगती है, ठीक है ना, उसको हम इंटरेस्टिंग वे में ट्राई करेंगे कि आप लोग को समझ में आए चीजें, ठीक है ना। तो गुड मॉर्निंग अगेन, एंड हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। चलिए, तो आपको दिख रहा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। सबसे पहली बात, मैं इस सिलेबस इसमें बात कर दूं क्या रिलेटेड है क्या नहीं पढ़ना है। तो बाबू सारी चीजें पढ़नी है इसमें, आपको लास्ट में जो सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक है वहां से आपको आगे नहीं पढ़ना है। यानी कि एनाटॉमी ऑफ रूट पढ़ना है, एनाटॉमी ऑफ स्टेम पढ़ना है, एनाटॉमी ऑफ लीव्स पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना। उसके पहले जो टिश्यू सिस्टम दिए हुए हैं ये सारे के सारे पढ़ने हैं आपको। टाइप्स ऑफ टिश्यू, ये सब मेरिस्टेमेटिक सब शुरू से लास्ट तक पढ़ना है, ठीक है ना। वो तो मेंशन है एकदम, हर चीज पढ़ना है, कोई भी इसमें कोई आप अपना दिमाग ना लगाएं। सीधा मैंने बता दिया सेकेंडरी ग्रोथ के आगे से नहीं पढ़ना है, बस यही सिलेबस में नहीं है, और बाकी सारे हैं। तो टेस्ट में भी 50 क्वेश्चंस कल मिलेंगे आपको इसमें से, ठीक है ना। आप सभी लोग मेहनत से पढ़िए इसको, जो मैं बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, सारे वही आएंगे। कुछ देखिए, अगर पढ़ने एनाटॉमी पढ़ने बैठोगे बहुत टफ है, बहुत डीप पढ़ना है तो, लेकिन सुपरफिशियल स्टडी करिए। कोई बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनते इसमें, सारे डेटा हैं। डेटा मतलब ये डेट वेट नहीं, डेटा का मतलब क्या कि आपको एज इट इज चीजें याद करनी है ना। मतलब कि बहुत सारी चीजें आएंगी, तो हम ऐसे नंबर करेंगे तो अभी पता चले कि यहीं पे समय खत्म होगा। अभी देखिएगा आपको, जैसे कि इसमें बस एक चीज मत करिएगा, ऐसा क्यों है ये नहीं जानना है, ऐसा क्या है, ठीक है, कैसे है, बस यही आपको मेमोराइज करना है, चीजों को आसान बनाना है। तो नहीं तो भाई पढ़िए, एक मोटी बुक ले लीजिए कोई भी कौशिक जी की, उसका पढ़िए बढ़िया से एकदम अच्छे से। 3-4 साल में सिर्फ बॉटनी पढ़िए, जूलॉजी पढ़िए, फिर उसके बाद 2 साल अग्रवाल जी का किताब लेकर के। तो देखिए मैं सीधी सीधी बोल रहा हूँ, सुपरफिशियल स्टडी करिए, एनसीईआरटी स्टडी करिए, एक एक चीज क्लियर रखिए कि वर्ड का मतलब क्या है, ये मतलब जानिए पूरा का पूरा एकदम फिक्स है कि जो भी 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर से आपके हो जाएंगे, एकदम गारंटी है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, एनाटॉमी होता क्या है। देखिए 3 चीजें आएंगी आपको पूरे के पूरे, जब
जब आप पढ़ोगे देखोगे, देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आप मतलब मेरा अगर मैं मान लो यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मुझे, मैं मान लो मेरा कलर सांवला गेहुआ जो भी है, या फिर मैं थोड़ा हाँ मोटा हूँ हेल्दी हूँ जो भी हूँ, तो वो मेरा मॉर्फोलॉजी है। वो क्या है जो आपको दिख रहा है, वो मॉर्फोलॉजी है। हमारे बॉडी के अंदर की ऑर्गन्स, ध्यान सुनना, हम अपने बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे, ये एनाटॉमी है। अगर हम ऑर्गन के फंक्शन की स्टडी करेंगे कि ऑर्गन का फंक्शन क्या है, ये फिजियोलॉजी है। तीनों में बेसिक अंतर समझिएगा। देखिए हम कोई भी एक ऑर्गन उठा लिया, उस ऑर्गन के हर एक टिश्यू हर एक सेल्स की बात कर रहे हैं, दैट इज एनाटॉमी। उस ऑर्गन का फंक्शन क्या है इसकी स्टडी करें, दैट इज फिजियोलॉजी। तो आप जब कॉलेज जाओगे, बीएमएस बीएचएमएस एमबीबीएस जो भी करोगे, जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा एनाटॉमी, ठीक है ना। एनाटॉमी पढ़ने को मिलेगा, वहां पे बहुत ही डीप स्टडी होगी एनाटॉमी की। तो हम लोग ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी पढ़ेंगे वहां पे। आपके पास किताब भी होंगे। आप अगर इंडियन कोई राइटर लोगे तो जैसे बीडी चौरसिया, सब बहुत फेमस है, हर एक कॉलेज में बीडीसी मतलब वही बीडी चौरसिया की किताब होती है, रेड कलर की एकदम रंगीन, है ना, उतनी ही बोरिंग तो आप जाएंगे कॉलेज में देखिएगा तो एनाटॉमी हम वहां पे ह्यूमन बॉडी की पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लांट की एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। किसकी पढ़ने वाले हैं कि प्लांट के सेल्स कौन कौन से हैं, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उनका काम क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही बोरिंग होता है ये चीजें, लेकिन फिर भी अब हमको 2-3 क्वेश्चन नीट में करने ही करने हैं, तो आपको ये करना ही होगा किसी भी तरीके से, ठीक है ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा, और हम लोग शुरू करते हैं प्लांट एनाटॉमी को। चलिए, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या हो गया बाबू, सीधी सीधी बात है, एंजियोस्पर्म की ही बात करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पढ़ना क्या क्या है, टिश्यू सिस्टम पढ़ना है, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट पढ़ना है। तो नई वाली एनसीईआरटी है ये, देखिए ध्यान से। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है, कितना पेजेस हैं इसमें, सब कुछ देख लीजिए। ठीक है, देखिए सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ से उड़ा दिया गया है, यही आइसोबाइलेटरल लीफ यहीं तक है। जो नई एनसीईआरटी है उसी के हिसाब से चलेंगे हम लोग। इसके बाद कुछ नहीं दिया है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ हमको नहीं पढ़ना है। बाकी सारी चीजें एज इट इज दी हुई हैं जो पुरानी एनसीईआरटी में है, देख लीजिए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, सब कुछ है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग एक एक वर्ड को डिकोड करने वाले हैं। ये पूरा हमारा सिलेबस है, आपको साफ साफ दिख रहा है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से लिखा, यू कैन वेरी इजीली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहा है कि आप अगर किसी भी दो एनिमल की या दो प्लांट के हम अगर डिफरेंस देखते हैं, तो मतलब उनमें कंपेयर करते हैं, तो कुछ सिमिलरिटीज भी मिलती हैं और डिफरेंसेस मिलते हैं, जिनके बेस पे हम स्टडी को आसान बनाते हैं। Okay. Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. हमें similarities भी मिलेंगी और क्या मिलेंगी, differences भी मिलेंगी। This chapter introduces you to the internal structure and functional organization of higher plant. इस chapter में हमको क्या पढ़ना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के इंटरनल जो स्ट्रक्चर उनके बारे में पढ़ना है, और उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये सब पढ़ना है हमको। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी, ठीक है। तो जो है आपका देखेंगे यहाँ पे कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी होता है उसको हम एनाटॉमी कहते हैं, जो बता दिया हमने। प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट, सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू एंड इन टर्न द टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन। कह रहा है कि यूनिट कौन है, कोई भी बॉडी हो उसकी यूनिट क्या होती है, लिविंग बॉडी है तो उसका यूनिट क्या होगा, सेल होगा। कई सारे सेल्स सेम टाइप के सेल्स इकट्ठा होंगे, टिश्यू बनाएंगे, कई सारे टिश्यू इकट्ठा होकर ऑर्गन बना देंगे, ठीक है ना। साफ साफ ये कह रहा है। डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। ओके, within angiosperm the monocots and dicots are also seen to be anatomically different. Internal structures also show adaptation to diverse environment. कहने का मतलब क्या है, हम जिम्नोस्पर्म में नहीं, हम एंजियोस्पर्म, फ्लोरिंग प्लांट नाम ही है तो हमको एंजियोस्पर्म पढ़ना। और आपने को पता है एंजियोस्पर्म में हम लोग उसमें दो डिवीजन पढ़ते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। मींस जो कॉटिलोडेंस जो अगर दो सेपरेट हो जाते हैं डाइकॉट कहते हैं, नहीं होते हैं तो हम मोनोकॉट कहते हैं। तो हमें बेसिकली देखा कि उन मोनोकॉट और डाइकॉट में भी डिफरेंस होगा, और वही हम पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि मोनोकॉट स्टेम है उसको काटा जाए ट्रांसवर्स सेक्शन, और डाइकॉट काटा जाए, दोनों को देखा जाए तो क्या क्या डिफरेंसेस दिखेंगे आपको, क्यों ऐसे डिफरेंसेस हैं, उनका फंक्शन क्या है, क्यों ऐसा होता है, ये पढ़ेंगे हम। फिर देखेंगे रूट, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। तो हमको बेसिकली जो स्टडी करनी है, जो यहाँ पे बच्चों को बहुत टफ लगता है, वो यही है कि स्टेम का, रूट का, लीफ का हम ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ेंगे और उसको काट करके देखेंगे क्या क्या उसके अंदर दिखता है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो हमको ये पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आता है द
टिश्यू सिस्टम। देखिए ध्यान से, एकदम अच्छे से सब विजुअलाइज होगा आपको, ठीक है ना। टिश्यू सिस्टम क्या लिखा हुआ है, वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यूज वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। हम देखने वाले हैं कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जो टिश्यू सिचुएटेड है उनके अलग अलग फंक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनमें भिन्नता क्या है, डिफरेंसेस क्या है, हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन, यानी कि उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन में प्रेजेंट है। भाई जो नीचे होगा, मान लो जो सॉइल के नीचे है वो रूट बनाएगा, जो ऊपर है वो उनका काम होगा सूट में कुछ काम मॉडिफिकेशन करना। तो अलग अलग लोकेशन पे सेल प्रेजेंट है तो उनका फंक्शन उसके हिसाब से होगा कि किस तरह की वो इन्वायरमेंट में है, स्ट्रक्चर उन पर डिपेंड करेगा किस तरह के लोकेशन पे है। There are three types of tissue system. हम तीन तरह के यहाँ पे टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जिसे हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, और पढ़ेंगे वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो तीन तरह के टिश्यू सिस्टम पढ़ने आगे हम वही पढ़ने वाले हैं। तो तीन तरह के टिश्यू सिस्टम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमने बताया क्या, एपिडर्मल। ध्यान से देखिए, तो हम एपिडर्मल को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो टिश्यू सिस्टम है। ओके, ध्यान से देखिए। देखिए इसमें मेरिस्टेमेटिक वाला पार्ट हटा दिया है। चलिए यहां शुरू करते हैं एपिडर्मल से, कि पुराने से पढ़ा है, ठीक है। यहीं से पढ़ते हैं इस वीडियो में नए वाले से। चलिए ध्यान से देखिए। The epidermal tissue system forms the outermost covering of the whole plant body and comprises epidermal cells, stomata, and the epidermal appendages, the trichomes and hairs. क्या कह रहा है? The epidermal tissue system forms the outermost covering of the whole plant body and comprises epidermal cells. यानी कि एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसमें आता है ट्राइकोम्स आ जाएंगे और हेयर्स आ जाएंगे। तो ये सब मिला करके हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या कहते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। हम इसी को कह देंगे सारे के सारे। उसमें क्या क्या होने चाहिए, ध्यान से देखो। एपिडर्मल सेल्स होने चाहिए, स्टोमेटा होना चाहिए, एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस, जैसे ट्राइकोम्स हुआ, देखेंगे हम लोग कि जो स्टेम्स वगैरह होते हैं उनमें जो हेयर्स निकलते हैं उनको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स, और देखेंगे जो रूट होते हैं उसमें से भी निकलते हैं उसे रूट हेयर्स कहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, देखेंगे रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होता है, ये मल्टीसेलुलर का काम होगा, ये सब देखेंगे आगे। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। कोई भी प्लांट अभी नया नया है तो उसका जो आउटर कवरिंग होगा, सबसे ऊपर वाला मींस बाहरी वाला कवरिंग जो होगा, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। इट इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? इलोंगेटेड compactly arranged cells which form a continuous layer, ठीक है ना। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मिस क्या है? सिंगल लेयर्ड है। जो एपिडर्मिस होता है इसको देखा गया यूजुअली, और नॉट ऑलवेज, ऑलवेज नहीं, हमेशा नहीं, देखा गया जो एपिडर्मिस है यानी कि कोई भी प्लांट है उसका जो बाहरी पार्ट है वो एपिडर्मिस से बना है, और उसको देखा गया कि ये सिंगल लेयर्ड होता है। क्या होता है? सिंगल लेयर्ड। तो पहला क्वेश्चन कि एपिडर्मिस होता है वो क्या होगा? यूजुअली सिंगल लेयर्ड। तो बगल में एनसीईआरटी में लिख लेंगे कि यूजुअली क्या, नॉट ऑलवेज, यूजुअली सिंगल लेयर्ड। ठीक है, तो ऐसे से एनसीईआरटी में लिख लेंगे बगल में, तो ठीक रहेगा, रिवीजन के लिए आसान रहेगा। Epidermal cells are parenchymatous with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole. Very important, जो एपिडर्मल का सेल्स है ये पैरेनकाइमेटस है। हम देखेंगे तीन तरह के ये सब सेल्स होते हैं, तीन तरह के, पैरेनकाइमा, पॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। उसमें से ये पैरेनकाइमा से यहाँ पे मतलब देखा गया है कि जो एपिडर्मस है वो जनरली पैरेनकाइमा से बना हुआ है विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? स्मॉल अमाउंट, लेकिन वैक्यूल क्या है बाबू? लार्ज है। तो हम कह सकते हैं कि जो एपिडर्मिस होता है, जो एपिडर्मिस है ये पैरेनकाइमा से बना हुआ है, पैरेनकाइमा। और इसमें देखा गया कि जो साइटोप्लाज्म है ये बहुत कम है, लेस है, लेकिन जो वैक्यूल है, जो वैक्यूल है बाबू, यानी कि बीच में जो कैविटी है वो क्या है? ज्यादा है। तो ये सब क्वेश्चन बेस्ड ऐसे पढ़िए। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस is often covered with a waxy thick layer called the cuticle। जो एपिडर्मिस
के बाहर वाला जो लेयर है, मतलब कि कह रहा है कि जो एपिडर्मिस है, मान लो ये है प्लांट का पार्ट, जो ऊपर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। वैक्सी लेयर क्यों है? ताकि वाटर जो है वो इवापोरेट करके रेस्पिरेटरी लॉस ना हो, यानी कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सी लेयर बनाया गया है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। यानी कि एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर है जिसको हम बोल दिए क्या? क्यूटिकल। ठीक है ना? करता क्या है? प्रिवेंट द वाटर लॉस, यानी कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बगल में क्या लिखना है कि क्यूटिकल जो होता है वो एब्सेंट होगा, एब्सेंट इन रूट्स। तो ये सब क्वेश्चन है बाबू जो स्टेटमेंट के फॉर्म में या वन वर्ड के फॉर्म में आपको मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। तो आपको एकदम क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करनी है, कचरा नहीं भरना है दिमाग में, याद रखिएगा इसको। ओके, स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, लीव्स के एपिडर्मिस में, यानी कि ऊपर ही, एकदम ऊपर सरफेस पे ही, क्योंकि बाबू स्टोमेटा काम क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज का, तो अंदर नहीं होगा, ऊपर ही होगा। ठीक है ना? आपको याद होगा कि जो जैसे कि जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, उसमें देखा होगा सनकिन स्टोमेटा होता है, तो वो उसका एक एडाप्टेशन है ताकि वाटर लॉस कम हो सके, यानी कि हमको वाटर लॉस कम करना है तब ऐसा मॉडिफिकेशन दिया है। लेकिन जनरली क्या होता है? स्टोमेटा एपिडर्मल सेल्स में ऊपर ही ऊपर होता है, याद रखेंगे इस बात को। स्टोमेटा का काम बता रहा है, रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशनल एंड गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशनल एक्सचेंज क्या, दोनों अलग अलग क्यों दिया है? मतलब CO2 और O2 का आना जाना, ये हो गया गैसेस एक्सचेंज, और ट्रांसपिरेशन मतलब पानी, वाटर का लॉस, वाटर का अंदर आना, वाटर का जाना, ये सब ट्रांसपिरेशन से मतलब हो जाएगा। ठीक है ना? याद रखेंगे इसको। इसलिए दोनों लिखा है। तो स्टोमेटा का दो फंक्शन हो गया, ट्रांसपिरेशन एक्सचेंज और गैसेस एक्सचेंज। ईच स्टोमेटा में जो छोटा सा पार्ट होता है, जो सबसे होल वाला पार्ट है, मेन पार्ट है, उसे स्टोमा कहते हैं। The each stoma is composed of two bean-shaped cell known as God cell, which encloses stomatal pore. ठीक है ना? देखेंगे आप अगर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो आपको व्हाइट कलर में अंदर एक कैविटी दिख रही है, दिस इज स्टोमा। व्हाट इज दिस? इट इज स्टोमा, जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर। यहीं से जो भी एक्सचेंज होना है यहीं से होगा। और देखिए ध्यान से, ये ऐसे दिख रहा है आपको, देखिए ये जो है ये स्टोमा है, और ये जो मैंने बनाया इसको, ये देखिए ध्यान से, ये है एक्चुअल में गार्ड सेल। क्या है ये? गार्ड सेल है बाबू, जो स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है? जो स्टोमेटा को ओपन करने में और क्लोज होने में रेगुलेट करेंगे, हेल्प करेंगे। तो गार्ड सेल, तो पहला स्ट्रक्चर स्टोमा सबसे अंदर, उसके बाहर जस्ट जो वॉल्स हैं दोनों बीन शेप्ड हैं, वो क्या है? वो गार्ड सेल है। ठीक है, देखिए ध्यान से। ओके, विच इनक्लोजेस स्टोमेटल पोर, वही स्टोमा। इन ग्रासेस, देखिए ये आपका मोनोकॉट के लिए दिया हुआ है, मतलब बेसिकली ग्रासेस के लिए दिया हुआ है, ये डाइकॉट के लिए दिया हुआ है। तो कह रहा है ये जो मोनोकॉट है, ग्रासेस हैं, इसमें देखा गया जो जो स्टोमेटा है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, द गार्ड सेल आर डम्बल शेप। डम्बल, जैसे डम्बल ही पकड़ते हैं जिम में, देखिए ये बाहर ऐसे ऐसे है, बीच में एक डंडी की तरह, फिर बाहर ऐसे गोल ऐसे बना रहा है, तो एक डम्बल शेप। तो अगर कोई पूछे ग्रास में जो स्टोमेटा होता है उस शेप क्या होता है, तो क्या बोल दोगे तुम? हमेशा बोल देना कि डम्बल शेप का होता है। किस शेप का होता है? द आउट, क्या लिखा है यहाँ पे? द स्टोमेटल पोर इन ग्रासेस द गार्ड सेल आर, यानी कि जो गार्ड सेल है वो कैसा है? वो डम्बल शेप है। किसमें? ग्रासेस में, और देखा गया मोनोकॉट्स में। The outer wall of guard cell away from the stomatal pore are thin, and the inner wall toward the stomatal pore are highly thickened. Very very important. देखिए ये जो ब्लैक आपको देखो थोड़ा मोटा दिख रहा है, यानी कि जो बगल में, जिसको स्टोमेटल पोर के बगल में जो वॉल है, ध्यान से देखिएगा जो मैं क्या कह रहा हूँ, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। ये जो स्टोमेटल पोर है, इसके आसपास जो वॉल है, जो हिस्सा है, किसका हिस्सा? गॉड सेल का, वो थिक है, मोटा है, और जो किनारे किनारे है, लास्ट में है, मींस जो स्टोमेटल अपर्चर से दूर है, वो कैसा है? पतला है। याद रखेंगे इस बात को। क्या लिखा है देखो कि द आउटर वॉल ऑफ गार्ड आर हाईली थिकेंड। आउटर सॉरी, क्या लिखा है? द आउटर वॉल ऑफ गार्ड आर थिन। ध्यान से देखो, द आउटर वॉल ऑफ गार्ड आर
थिन एंड द इनर वॉल यानी कि टुवर्ड स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकेंड, यानी कि हम कह सकते हैं आउटर थिन है, बगल में लिख लेंगे ऐसे ही, और जो इनर वाला पार्ट है जो स्टोमेटल पोर के पास है वो क्या है, थिक है। ऐसा अरेंजमेंट क्यों है, लिख दिया एसर्शन में, लिख दिया एसर्शन क्वेश्चन आ गया, उसमें पूछ दिया कि जो आउटर पार्ट है वो थिन है, इनर पार्ट थिक है, ऐसा क्यों है, और रीजन में लिख दिया, रीजन में ये लिख दिया कि टू रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी कि ओपन करने में और क्लोज करने में आसान होता क्या है ना, ऐसे होते हैं, ऐसे ध्यान से देखिए, ये ऐसे रेडियली होते हैं, जो इनको देखो, अगर मान लो अगर बंद होना है तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बंद होना सीधा हो जाएगा, है कि नहीं, देखिए ऐसे 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 देखिए, ये रेडियल रेंज है, ऐसे देखिए, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, पानी अंदर जाता है, पानी बाहर आता है, उसी से रेगुलेशन होगा। तो ये जो है देखिए रेडियली ऐसे ऐसे नहीं अरेंज है, ऐसे अरेंज होते तो क्या होता है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे से होते हैं, लेकिन ये डॉर्सोवेंट्रली ऐसे होते हैं, ऐसे मतलब मोटा हुआ पतला हुआ, मोटा हुआ पतला हुआ, ताकि ये खुल सके, बंद कर सके। तो एसेशन में दे दिया कि जो नियर स्टोमेटल पोर जो वॉल है वो थिक होता है और दूर वाला आउटर वाला थिन होता है, ऐसा क्यों, ताकि आसानी से खुल सके और बंद हो सके, इसको याद रखना आप लोग। Okay, the guard cell possesses chloroplast and regulate the opening and closing of stomata। तो guard cell का दो काम हुआ, इनके पास क्लोरोप्लास्ट है यानी कि इनके पास क्लोरोफिल भी होगा, और दूसरी बात क्या, ये रेगुलेट करेंगे, क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। Sometimes a few epidermal cells in the vicinity of the guard cell यानी guard cell के बगल में become specialized in their shape and size and are called subsidiary cells। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये है गार्ड सेल, ये थिन है, ये थिक वाला पार्ट है, इसके बगल में जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, कभी कभी ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और इनको हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, सब्सिडियरी सेल्स। द स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल का जो अपर्चर है, जो गार्ड है उसका, जो उसको मतलब कर्व ऐसे खोल रहा है, बंद कर रहा है, गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल, यानी कि हम देखिए बात कर रहे हैं स्टोमेटल अपैरेटस की। तो जो स्टोमेटल अपैरेटस है ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला क्या है, इसका जो कर्वेचर है जिसको बोला है स्टोमेटल, ध्यान से देखें, स्टोमेटल अपैरेचर पहला कंपोनेंट हो गया, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, गार्ड सेल, और तीसरा कंपोनेंट क्या हो गया, सब्सिडियरी सेल्स। इन तीन चीजों को मिला के बोल रहा है स्टोमेटल अपैरेटस, याद रखेंगे इस बात। चलिए, तो ये हो गया, ये सारी बातें आप देख रहे हैं, दोनों में साफ साफ डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं, एपिडर्मल सेल्स, अभी स्टडी कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आते हैं यहां से। चलिए नेक्स्ट क्या है, the cells of epidermis bear a number of hairs। the root hairs are unicellular elongations of the epidermal cells are help absorb water and minerals from the soil। क्या लिखा हुआ है, the cells of epidermis bear a number of hairs। epidermis के पास कई सारे hairs होते हैं, outgrowths होते हैं। the root hairs are unicellular, जो रूट, अगर रूट में hairs निकले हुए हैं वो unicellular होते हैं। elongations of epidermal cells and help absorb water, यानी कि रूट से निकले होते हैं पतले पतले एपिडर्मस के कुछ मॉडिफिकेशन मैं दिखा देता हूं आपको नीचे, रुक जाइए, देखिए यहां से देखिए, देखिए ये क्या है, ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है बाबू, ये है क्या, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस से निकले हुए आउटर ग्रोथ। तो आउटर ग्रोथ ये क्या है, इन्हीं को हम बोलते हैं एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन। जैसे हम बोलेंगे फाइनली क्या, रूट हेयर, रूट से निकला है तो क्या बोलेंगे, रूट हेयर। इनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बस सिंपल है, दिखा दिया हमने, एकदम दिमाग में इमेज बनाते हुए पढ़ते जाइए, बहुत आसान है सब। मैंने कहा ये पूरा फैक्चुअल चैप्टर है, सब एक एक पॉइंट दिया है, आपको याद करना है। ओके, तो रूट में अगर है तो रूट हेयर्स, और अगर यही स्टेम में निकल गया तो ट्राइकोम्स। देखिए लिखा हुआ है, ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम, यानी कि जो सॉइल के ऊपर है, आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, याद रखेंगे। जो रूट हेयर होंगे, याद रखना इस बात को, किनारे लिख लेना कि जो रूट हेयर होंगे वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर। लेकिन जो ट्राइकोम्स होंगे, यानी कि जो स्टेम पे, यानी कि हम कहें शूट सिस्टम पे जो हेयर्स निकले हुए हैं, वो मल्टीसेलुलर होंगे।
क्या होंगे? अब दोनों का काम अलग अलग है। जो रूट हेयर्स हैं ये वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन जो ट्राइकोम्स है बाबू ये क्या कर रहे हैं? ये देखो जो ट्राइकोम्स हैं ये वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये एक बाउंड्री की तरह काम कर रहे हैं। एयर जो हवा है, जो इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर है, और जो आपका जो एपिडर्मिस है, उनके बीच में एक बाउंड्री की तरह काम कर रहे हैं, जिससे वाटर लॉस को, ऐसा कहा जाता है कि ये रेस्पिरेटरी लॉस को 2% तक कम कर सकते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। तो क्या लिखा है? दे में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। दो हम रूट हेयर्स में की बात ही नहीं करते हैं, ब्रांच और अनब्रांच की। यहाँ पे बात करेंगे कि ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, मतलब कड़ा भी हो सकते हैं, नरम भी हो सकते हैं। दे में इवन सिक्रेट, ये कुछ सिक्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ठीक है ना। तो ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है इसको ये कम कर देते हैं। इनका ये फंक्शन हो गया, मैंने रीजन भी बता दिया। तो ये ट्राइकोम और रूट हेयर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैस्कुलर बंडल्स या वैस्कुलर। देखो ध्यान से, तीन तरह के सिस्टम होते हैं, एपिडर्मल सिस्टम हो गया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम। तो आप अगर वैस्कुलर सिस्टम को हटा दो, ध्यान सुनना, वैस्कुलर सिस्टम को हटा दो, एपिडर्मल को हटा दो, जो बचेंगे ना उन सबको बोलते हैं ग्राउंड। क्या बोलते हैं? ग्राउंड। देखो क्या लिखा है, all tissue except epidermal system, epidermis and vascular bundles constitute the ground tissue। तो ground tissue कौन है? दोनों को माइनस कर दो। अभी देखेंगे हम जाइलम फ्लोएम को vascular bundles कहते हैं, उनके अलावा जो एपिडर्मिस है उसको एपिडर्मल सिस्टम कहते हैं। उन दोनों को हटा दो तो उसको हम कहेंगे क्या? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। चलिए, it consists of simple tissues such as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। ठीक है। तो जो हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो तीन तरह के सेल से बना हुआ है। क्या है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। याद रखेंगे इस बात को। पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। पैरेन्काइमेटस सेल्स कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल, पिथ में और मेडुलरी रेज में। इन द, अभी देखेंगे आगे, इन द प्राइमरी। अब ये याद रखना है इस बात को कि पैरेन्काइमेटस सेल्स कहां होते हैं। देखिएगा, पैरेन्काइमेटस सेल का लोकेशन क्वेश्चन आ जाएगा, एकदम क्वेश्चन बेस्ड पढ़ते रहिए सब। तो हम क्या बोल देंगे सबसे पहले, ध्यान से देखिएगा, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस को जो नीचे वाला मोटी लेयर होता है कॉर्टेक्स कहते हैं, आगे देखेंगे हम। उसके बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल, उसके बाद पिथ, पिथ, और लास्ट में देखेंगे मेडुलम, अंदर वाला पार्ट जो होता है मेडुलरी रेज। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो कॉर्टेक्स में पेरिसाइकिल, पिथ और मेडुलरी रेज, इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं। In leaves, the ground tissue consists of thin-walled chloroplast containing cells. Very, very important. बाबू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में देखा गया, अगर लीव्स की बात करें, देखो स्टेम और रूट्स में तो ये सारे होते हैं। देखिए स्टेम्स में और रूट्स में पैरेन्काइमेटस सेल्स मिलते हैं, और अगर हम लीव्स की बात करें तो थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग एक सेल जिसे बोलते हैं मेसोफिल। तो लीव्स में हम देखेंगे ऊपर एपिडर्मिस है, नीचे एपिडर्मिस है। ध्यान सुनना, लीफ है ये, ऊपर एपिडर्मल सिस्टम टिश्यू सिस्टम, नीचे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बीच में जो लेयर है ना उसे हम बोलते हैं क्या? मेसोफिल। क्या बोलते हैं? और मेसोफिल कैरेक्टर क्या दिया हुआ है कि ग्रीन होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा और थिन वॉल्ड होगा। क्या होगा? थिन वॉल्ड, ताकि अच्छे से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके, एब्जॉर्ब कर सके लाइट वाइट को। चलिए, तीसरा जो टिश्यू सिस्टम बाबू, इसको हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या बोलेंगे? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। देखिए, the vascular system consists of complex tissue, the phloem and the xylem. The xylem and phloem together constitute vascular bundles, means complex tissue। देखिए दो तरह के टिश्यू होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू हमने पढ़ा था क्या? बताइए, आप बताइए, हम नहीं बताएंगे। यस, मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी, ये सब पढ़ा था हमने, याद आ रहा होगा। तो उसी तरह होते हैं, उनका क्या था? फंक्शन एक जैसा था, वो एक तरह के सेल से बने हुए थे। उसी कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या था? वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू से बने हुए थे, स्ट्रक्चर अलग अलग था। ठीक है, तो उसी कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बना हुआ है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो है बाबू आपके वैस्कुलर बंडल्स, जिन्हें मिला के कहेंगे फ्लोएम और जाइलम। जाइलम का काम होता है बेसिकली, आपको पता है, वाटर एंड मिनरल को कैरी करना रूट से पूरे बॉडी में, पूरे प्लांट की बॉडी में। और जो फ्लोएम होता है, इसका काम होता है फूड को कैरी करना, कहां से? लीफ से पूरे बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी नहीं बाबू, प्लांट की बॉडी चल रही है ना।
In dicot stems, cambium is present between phloem and xylem. Such vascular bundle, because of the presence of cambium, possesses the ability to form secondary xylem and phloem tissue, and hence are called open vascular system. ध्यान से देखिएगा, इस बात को समझिएगा. P for periphery मतलब किनारे, और P for phloem किनारे रहता हमेशा. ये है जाइलम. तो ध्यान से देखेंगे, ये आपको एक दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, एक वैस्कुलर बंडल दिख रहा है, और उसमें नीचे क्या है, जाइलम और फ्लोएम. इन दोनों को हम कहेंगे मिला करके वैस्कुलर बंडल. देखिए बीच में अगर ये जाइलम है, फ्लोएम, इनके बीच में एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं कैम्बियम. क्या बोलते हैं? कैम्बियम अगर प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे ओपन टाइप. क्या बोलेंगे? ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल. क्या बोलेंगे? ओपन वैस्कुलर बंडल. अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है. कैम्बियम क्या है? एक ऐसा सेल है, एक ऐसा टिश्यू है बाबू, जो आगे चल के उसका सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनवाएगा, और ये डाइकॉट में ही सिर्फ प्रेजेंट होते हैं. इस कभी भी मोनोकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा. गांठ बांध लो इस बात को. तो डाइकॉट जो होते हैं, ध्यान सुनना, जो डाइकॉट स्टेम्स हैं उसमें कैम्बियम होंगे, और ये कैम्बियम क्या करवाएंगे? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यू का निर्माण करवाएंगे. इसीलिए इसको हम बोलते हैं ओपन वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर बंडल. और जिसमें ये कैम्बियम नहीं होंगे उनको हम बोलेंगे क्लोज वैस्कुलर बंडल. क्या बोलेंगे? क्लोज वैस्कुलर बंडल. ठीक है, आगे देखिए. In the monocot, the vascular bundles have no cambium present in them. Hence, since they do not form secondary tissue, they are referred to the monocot stem. की बात कर रहे हैं हम. मोनोकॉट ध्यान से देखो बाबू. डाइकॉट में जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है जो सेकेंडरी ग्रोथ करवा देगा, उसका सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनवा देगा. लेकिन मोनोकॉट में ऐसा कोई कैम्बियम नहीं है, तो वहां पे कोई जाइलम कोई फ्लोएम सेकेंडरी नहीं बनेगा. देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है फिगर सी दिख रहा है आपको. अभी कौन ज्वाइंट क्या है ये सब समझाते हैं, पहले ये समझो. ये है क्या? फ्लोएम. किनारे मैंने कहा ऊपर की तरफ, पेरिफेरी की तरफ फ्लोएम रहेगा, और नीचे की तरफ यानी सेंटर की तरफ जाइलम रहेगा. बाबू जैसे क्या है ये समझ लो पिज्जा है एक. क्या है? पिज्जा. कई सारे पिज्जा हैं यहाँ पे मिले हुए हैं, कई सारे पिज्जा के टुकड़े ऐसे दिख रहे हैं आपको. देखो दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? तो उसमें से एक निकाला है. तो बाबू ये यहाँ पे जाइलम है, तो जाइलम सेंटर की तरफ है, पेरिफेरी की तरफ कौन है? फ्लोएम है. तो ऐसे समझिए इसको. चलिए, तो ये क्या है? बीच में कैम्बियम है तो ओपन वाला है. और किसमें? ये किसका एग्जांपल होगा? स्टेम, डाइकॉट स्टेम. कौन सा स्टेम? डाइकॉट. यहाँ पे तो कोई कैम्बियम नहीं दिख रहा हमको, तो ये क्या होगा? मोनोकॉट स्टेम का होगा. चलिए ध्यान से देखें. अब बात आती है, when xylem and phloem within a vascular bundles are arranged in an alternate manner along the different radii. very very important, जहां बच्चों को बहुत दिक्कत होती है. ध्यान से देखिएगा. ये देखिए, मान लीजिए ऐसे है कुछ, साफ साफ दिख रहा है. ठीक है, मान लीजिए हैं ये फ्लोएम है, ये क्या है? जाइलम. अल्टरनेटली प्रेजेंट है सब. क्या है? एक जाइलम, फिर एक फ्लोएम, एक जाइलम, एक फ्लोएम. मान लो ये सेंटर है, तो ये सब डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है. कहां प्रेजेंट है? डिफरेंट रेडियाई. जब फ्लोएम और जाइलम अल्टरनेट मैनर में डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसे वैस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्या? रेडियल अरेंजमेंट. क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, रेडियल. डिफरेंट रेडियाई है, नाम में कंफ्यूज मत होना. नाम ऐसा रख दिया है एनसीईआरटी वालों ने, जो लोग लिखे होंगे इसको तो हमको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है ना? जैसे रेडियल तो इसका रखना चाहिए था. क्यों? देखो यहाँ पे देखिए, ये आपका सेंटर है, ये सेंटर हो गया, तो सेम रेडियस पे है, तो रेडियल होना चाहिए था. नाम उल्टा है, लेकिन हमको ऐसे याद रखना पड़ेगा. ध्यान देखना, इसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट. इसको कॉन्जॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जाइलम फ्लोएम एक साथ ज्वाइंट है, एक ही साथ है, तो कॉन्जॉइंट होंगे. और सेम रेडियाई, दो चीज याद रखना, कॉन्जॉइंट सेम रेडियाई, तो हम बोल दिए इसको क्या? कॉन्जॉइंट बोल दिए हैं, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर सिस्टम. रेडियल में क्या याद रखना है कि रेडियस, देखिए सेंटर है, डिफरेंट रेडियाई पे, सब लोग अलग अलग रेडियाई पे हैं, तो इसको हम बोल दिए रेडियल. अब आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि रेडियाई से याद रखना आर रेडियाई रूट में होगा, यानी कि रेडियल अरेंजमेंट जो आपको देखने को मिलेगा ये रूट में देखने को मिलेगा. और यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे जाइलम फ्लोएम होंगे, और वो भी अल्टरनेट मैनर में होंगे और डिफरेंट रेडियाई पे होंगे. तो क्या याद रखना है? अल्टरनेट मैनर ऑफ जाइलम फ्लोएम, डिफरेंट रेडियाई. ठीक है ना?
और R फॉर रेडियाई, R फॉर रेडियल अरेंजमेंट, R फॉर रूट, रूट में देखने को मिलेगा। और जो स्टेम में देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट। और अगर बीच में वेस्कुलर बंडल है स्टेम वाले में तो कॉन्जॉइंट ओपन बोल दिए, और अगर नहीं है तो कॉन्जॉइंट क्लोज बोल दिए। सिंपल, ये बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से पढ़ देते हैं आपके लिए। देखिए क्या लिखा है, when xylem and phloem within a vascular bundles are arranged in an alternate manner along the different radii, the arrangement is called radial, such as in roots. In conjoint type of vascular bundles, the xylem and phloem are jointly situated along the same radius of vascular bundles. Such vascular bundles are common in stem and leaves. The conjoint vascular bundles usually have the phloem located only on the outer side of the xylem. तो कह रहा बाहर होता है कौन, फ्लोएम, अंदर होता है जाइलम। सिंपल सी बात है, इसमें मैंने आपको अच्छे से बता दिया। चलिए, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी की डाइकॉट प्लांट की और मोनोकॉट प्लांट की। ध्यान से देखिएगा, सिंपल है यार, कुछ है नहीं। For a better understanding of tissue organization of root, stem and leaves, it is convenient to study the transverse section of the mature zone of these organs. इनके mature zone की हम स्टडी करते हैं, transverse section को काट करके देख करके। चलिए, look at figure 6.38 shows the transverse section of sunflower root. The internal structure organization is as follow. चलिए ध्यान से देखिएगा, दोनों एक साथ देख लेते हैं। अच्छा पहले इसको देखो, बड़ा सा एनसीईआरटी ले लो सब लोग, डायग्राम देखो। पहले डाइकॉट रूट का हम देखते हैं। देखिए ये है एपिडर्मिस, ये क्या है, एपिडर्मिस। इससे निकला है आउटग्रोथ, क्या है ये, रूट हेयर। ये क्या है, रूट हेयर। ये बीच में इसके नीचे पूरा ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको यहां तक, देखिए पूरा, ये है कॉर्टेक्स, एकदम मल्टी लेयर है। और देखिए ये सब गोल गोल है ना गोल गोल। देखिए पैरेन्काइमा ही होंगे, पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा, बीच में देखो इंटरसेलुलर स्पेस भी है, सब पैरेन्काइमेस्टस टिश्यू है, नेम कॉर्टेक्स कह दिए। अंदर आइएगा, अंदर आएंगे तो मिलेगा आपको एंडोडर्मिस। देखिए ये जो पिंक वाला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये सब एंडोडर्मिस का पार्ट हो गया। इसके बाद अंदर आपको मिलेगा क्या, पेरिसाइकिल। ये जो सेल्स हैं आपको वायलेट कलर के सेल्स दिख रहे हैं, सब पेरिसाइकिल है। अब देखिए दो वर्ड आ रहे हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम मतलब जो पहले बना हुआ है जाइलम शुरू में, उसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, और जो बाद में बना है उसको हम मेटाजाइलम कहते हैं। तो आपको जो छोटे छोटे जाइलम दिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, छोटे छोटे ये प्रोटोजाइलम है, और जो बड़े बड़े हैं ये क्या है, मेटाजाइलम है। अब ध्यान से देखिए ये सब, तो एक ये वेस्कुलर बंडल है, एक यहाँ वेस्कुलर बंडल है, एक यहाँ वेस्कुलर बंडल, यहाँ पे देखिए आपको, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत किसी को। ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का अरेंजमेंट है। इसे हम एंडार्च और एक्सार्च में कैसे डिवीजन करते हैं, ध्यान से देखें। देखो अगर प्रोटोजाइलम, प्रोटो मतलब देखो छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये सब ये बड़े बड़े हैं, मेटा है, छोटे छोटे प्रोटो है। तो जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं बाबू, ये क्या है, जाइलम्स हैं। जो पहले बने हुए होंगे उनको प्रोटोजाइलम कह रहे हैं, जो बाद में बने हैं, जो पहले बने हैं उसे प्रोटोजाइलम कह रहे हैं। प्रोटोजाइलम याद रखो, लिख दे रहा हूँ, प्रोटो मतलब पहले, पहले जो बने होंगे तो वो छोटे होंगे, ऐसे याद रखो, पहले बने हैं छोटे हैं, एकदम प्रिमिटिव है, ठीक है ना। और मेटा का मतलब क्या है, मेटाजाइलम मतलब जो बाद में बने हैं, और बाद में बने हैं बाद में, यानी कि वो क्या होंगे, मोटे होंगे, छोटे नहीं मोटे होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर एनसीईआरटी ने लिखा है कि अगर प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ है, प्रोटो पी से पेरिफेरी, पी से प्रोटो, पी से पेरिफेरी, अगर प्रोटोजाइलम, ध्यान से देखो, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ है, किनारे हैं, तो रूट में देखने को मिलेगा, इसे हम बोलते हैं एक्सार्च। क्या बोलते हैं, एक्सार्च। क्या बोलते हैं बाबू, एक्सार्च। ध्यान सुनना, रूट में एक्सार्च देखने को मिलता है और स्टेम में एंडार्च देखने को मिलता है। एक्सार्च जो ऐसा अरेंजमेंट है कि जो रूट में देखने को मिलेगा कि जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी किनारे की तरफ होंगे, और जो मेटाजाइलम है सेंटर की तरफ होंगे, पित्त की साइड होंगे। ये बीच में जो जगह है बाबू पित्त है, ये ध्यान से देखिएगा, पित्त, और ये फ्लोएम्स हैं किनारे किनारे, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पित्त, फ्लोएम, सब दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत किसी को। ये आपको चार दिख रहे हैं, आपको देखो 1 2 3 4 हैं, ये ग्रुप हैं जाइलम के, ठीक है। यहाँ पे देखिए
सब कुछ सेम दिख रहा है आपको। यहाँ रूट हेयर है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, फ्लोएम है, प्रोटोजाइलम देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रोटोजाइलम, यहाँ पे देखिए बीच में है, मोटा मोटा दिख रहा है आपको, ध्यान से देखें, एक सेकेंड, हाँ यहाँ प्रोटोजाइलम अंदर है और मेटाजाइलम कहाँ है, बाहर की तरफ। एक सेकेंड, नहीं वही तो है, ये एरो क्यों यहाँ अंदर किया हुआ है, नहीं सेम रहेगा। प्रोटोजाइलम देखिए बाहर की तरफ है, इसको यहाँ पे एरो लगाना चाहिए, एनसीईआरटी की थोड़ी मिस्टेक है। देखिए अंदर की तरफ क्या होगा भाई, रूट ही तो है, मोनोकॉट रूट है, वो क्या था, डाइकॉट रूट था। तो रूट है तो पेरिफेरी की तरफ क्या रहेगा, प्रोटोजाइलम, और अंदर की तरफ कौन रहेगा, मेटाजाइलम। और पेरिफेरी पे अगर प्रोटोजाइलम है तो हम एग्जार्ट्स बोलेंगे, तो ये सारे एग्जार्ट्स को ही दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए ये पिथ है और ये मेटाजाइलम, ये सब दिखा रहा है। चलिए अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वैसे डिफरेंस बहुत सारे होते हैं लेकिन हमको एनसीईआरटी लेके चलना है। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा, यानी कि जो एपिडर्मिस है उसको हम रूट के लिए एपिब्लेमा नाम दे रहे हैं। Many of the cell of epiblema protrude in the form of unicellular root hairs. एपिब्लेमा से कुछ निकले हुए हैं, कई सारे सेल्स ऐसे हैं जो मॉडिफिकेशन निकाले हैं, उन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। ध्यान से देखेंगे इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सबसे ऊपर एपिडर्मिस है जिसको रूट के लिए हम एपिब्लेमा कह रहे हैं। उस एपिब्लेमा के कुछ सेल्स ऐसे हैं जो मॉडिफाई हुए हैं किसमें, रूट हेयर्स में। उसके बाद कह रहा है उसके नीचे मल्टी लेयर है, क्या कुछ बहुत सारे सेल्स हैं जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, और वो जो सेल हम इसको हम कॉर्टेक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कॉर्टेक्स। और ये पूरा कॉर्टेक्स यहाँ तक, और इसी कॉर्टेक्स का सबसे आखिरी वाला जो लाइन, जो आखिरी वाला लेयर होगा, इसको हम एंडोडर्मिस कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं, एंडोडर्मिस, याद रखेंगे। It comprises single layer of barrel-shaped cells without any intercellular spaces. यानी कि जो एंडोडर्मिस है, अच्छा ध्यान से देखिए, जो एंडोडर्मिस है ये देखिए, ये बिना स्पेस के बैरल शेप्ड में ऐसे ऐसे बैरल शेप, देखिए ध्यान से, कोई स्पेस बीच में नहीं है। तो एंडोडर्मिस के जो सेल्स हैं इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर गैप देखने को नहीं मिलता है। The tangentials as well as radial walls of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strips. Very important. पूछता है Casparian strips कहाँ होता है बाबू, तो एंडोडर्मिस में होता है ये सब। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, फिर से देखो, the tangential as well as radial wall of endodermal cells have a deposition of water impermeable। ये आप ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में देखें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब तो खत्म हो गया है, उसमें अच्छे से दिया रहता, इसमें सिम्प्लास्ट वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट। ये वैक्सी मटेरियल सुबेरिन, यानी कि वैक्सी मटेरियल सुबेरिन एक होता है, उसका डिपोजिशन होता है, जिसके इस डिपोजिशन को पूरे लेंथ वाइज बांटते हैं, इसको बोलते हैं कैस्पेरिन स्ट्रिप। और ये हाइड्रोफोबिक होता है, जो पानी को सीधे इंटर होने नहीं दे रहा है, नहीं देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ प्रेजेंट होगा, तो एंडोडर्मिस के सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, वहां पे शुरू होता है ये। वो क्या, उसका नेचर क्या है, हाइड्रोफोबिक है। किससे बना हुआ है, सुबेरिन से बना हुआ है, और वो पानी को अंदर नहीं जाने देगा इतनी इजीली से, जाने ही नहीं देगा, उसको अगल बगल से जाना पड़ेगा। Next to endodermis lies a few layer of thick walled parenchymatous cells referred to as pericycle। मतलब एंडोडर्मिस के बाद अब जो थिक वॉल का एक पैरेन्काइमा का फिर लेयर है, इसको हम बोलेंगे पेरिसाइकिल। क्या बोलेंगे, पेरिसाइकिल। तो सबसे बाहर कौन है, एपिब्लेमा, उसके अंदर कौन है बाबू, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का आखिरी पार्ट देखिए, सबसे पहले एपिडर्मिस, या इसी को एपिब्लेमा कह दे रूट के लिए। इसके बाद कौन है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का आखिरी पार्ट क्या है, एंडोडर्मिस, ठीक है ना, एंडोडर्मिस। और इसी में कहा क्या होता है, कैस्पेरियन ट्रिप्स होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं, कैस्पेरियन, याद रखेंगे, पूछेगा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या कर रहा है, देखो, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स रिफर टू एज पेरिसाइकिल। इसको बोलेंगे हम पेरिसाइकिल। क्या बोलेंगे, पेरिसाइकिल। Initiation of lateral roots and vascular cambium during the secondary growth takes place in these cells. Means अब lateral root and vascular cambium during the secondary growth जो होगा, गर्थ जो होगा, secondary growth होगा, वो यहीं से शुरू होगा। कहां से, पेरिसाइकिल से। क्वेश्चन बनेगा यहां से कि इनिशिएशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ कहां से होगा, पेरिसाइकिल से शुरुआत होगा, इनिशिएशन होगा, याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। The pith is small or inconspicuous। देखिए ध्यान से, डाइकॉट में हमें पिथ थोड़ा स्मॉल देखने को मिलता है और वो इनकॉन्स्पिकुअस, मतलब दिखता ही नहीं एक तरह से देखा है तो। The parenchymatous cells which lie between the xylem and phloem are called conjunctive tissue। क्या कह रहा है,
जाइलम और फ्लोएम के बीच में पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, इनको हम कंजक्टिव टिश्यू होते हैं, यही बाद में चलकर सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, यानी कि देखा गया कि यहाँ पे देखा गया कि 1 2 3 4 2 या 4 पैचेस देखने को मिलेंगे जाइलम में। अभी हम आगे चल के देखेंगे, मतलब जो डाइकॉट में 4 2 से 4, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 6 7 ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए क्या लिख रहा है, there are usually 2 to 4 xylem, देखिए ध्यान से, there are usually 2 to 4 xylem and phloem patches, later a cambium ring develops between the xylem and phloem। यही कंजक्टिव टिश्यू आगे चल क्या बनाएगा, कैम्बियम बनाएगा। ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल एंड पिथ कॉन्स्टिट्यूट स्टील। देखिए स्टील, जो स्टील होगा वो कैसे बनेगा, जो स्टील जो भी बढ़ो, ये 3 तरह की चीजों को मिलकर बन रहा है। पहला क्या है, पेरिसाइकिल, दूसरा क्या है, वैस्कुलर बंडल्स, दूसरा क्या है बाबू, वैस्कुलर बंडल्स, और तीसरा क्या है, पिथ। ये तीनों को मिला दो, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, पिथ, मिला स्टील बन गया। तो पूछ देगा स्टील कॉन्स्टिट्यूट क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, तीनों ये लिख देना, आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बहुत ही सुपरफिशियल ऊपर पर बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है बहुत डीप पर जाने का, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। चलिए आगे देखिए, ये सब चीजें थी डाइकॉट स्टेम में। मोनोकॉट स्टेम में देखते हैं, द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज मोनोकॉट रूट पढ़ना टू द सिमिलर होता है। इसमें अंतर क्या है, देखिए इसमें भी कॉर्टेक्स होगा, एपिडर्मिस होगा, एंडोडर्मिस होगा, पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल, पिथ होगा, एज कंपेयर टू द डाइकॉट रूट व्हिच हैव फीवर जाइलम बंडल्स। उसमें कम थे, उसमें 2 से 4 थे जाइलम बंडल्स, यहाँ पे मोर देन 6 पॉली आर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पॉली आर। वहां पे 2 से 4 बंडल थे, पैचेस थे, यहाँ पे 6 से ज्यादा देखने को मिलेगा जाइलम बंडल्स इन द मोनोकॉट रूट। पिथ is large and well developed, वहां पे पिथ छोटा था, इनकॉन्स्पिकुअस था, यहाँ पे क्या है, बड़ा होगा। मोनोकॉटलेस रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है ना। तो ये सारे अंतर हैं, बता दें, लिख दें चलो अंतर क्या है दोनों में। पहला, पिथ इज लार्ज, यानी कि मोनोकॉट में पिथ क्या होगा, मोनोकॉट के लिए लार्ज होगा। दूसरा, पॉलीआर्क, पॉलीआर्क का मतलब यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे, पैचेस होंगे, ये 6 से ज्यादा होंगे, वहां पे 2 से 4 होते थे। और तीसरा क्या है, यहाँ पे नो सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉट की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे नो सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। तो ये रूट के बारे में सारी चीजें थी। देखिए यहाँ पे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 दिख रहे हैं ना वेस्कुलर बंडल्स। तो यही कह रहा हूं मैं कि इसमें अंतर है। अब आते हैं डाइकॉट स्टेम में, उसके बाद डाइकॉट रूट। देखिए यहाँ पे साफ साफ देखिए, कुछ अंतर नहीं है, बहुत ही आसान है सब कुछ पढ़ना, बस आप दिमाग में इसको बैठा लेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, आपको सामने दिख रहा है, जो ऊपर वाला क्या है, डाइकॉट स्टेम है, और नीचे वाला मोनोकॉट स्टेम है। देखिए इसमें भी एपिडर्मस हेयर है, एपिडर्मिस है, इसके नीचे हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस कहेंगे इसको। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा आता है, एक क्या, जो डाइकॉट स्टेम है, ये क्या है, डाइकॉट। जो डाइकॉट स्टेम है, इसके हाइपोडर्मिस जो है वो कॉलन काइमा से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कॉलन काइमा से बने होते हैं, स्क्लेरन काइमा या पैरेंट काइमा से नहीं। लेकिन जो मोनोकॉट का हाइपोडर्मिस है बाबू, ये बना होगा किससे, ये स्क्लेरन काइमा से बना होगा। किससे बना होगा, स्क्लेरन काइमा। इस बात को बहुत ज्यादा फोकस करेंगे आप। मैं फिर से बता रहा हूं कि जो मोनोकॉट, जो डाइकॉट है उसके कॉलन काइमा किससे बनेंगे, सॉरी, जो डाइकॉट स्टेम है उसके हाइपोडर्मिस किससे बने हैं, कॉलन काइमा से, और जो मोनोकॉट का हाइपोडर्मिस है उसके किससे बनेंगे, स्क्लेरन काइमा से। इस बात को याद रखेंगे। चलिए ओके, अब आगे देखिए, ठीक है, और क्या डिफरेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे दिखाया गया है, पहले इसको अच्छे से स्टडी करते हैं। तो एपिडर्मल हेयर समझ में आया, एपिडर्मिस देखा आपने, हाइपोडर्मिस जो लेयर है किससे बना हुआ है, ये बताया मैंने, कोलन काइमा से बना हुआ है। इसके बाद पैरेन्काइमा है, सेल्स हैं। इसके बाद क्या है, एंडोडर्मिस है। इसके बाद पेरिसाइकिल है। उसके बाद वैस्कुलर बंडल्स हैं, और वैस्कुलर बंडल्स उसके बाद मेडुलरी रेज है। क्या है बाबू, मेडुलरी रेज है। और लास्ट में क्या दिख रहा है, पिथ है। तो देखिए ना कितना बड़ा ऐसे पिथ दिख रहा है आपको। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे रूट और स्टेम में काफी डिफरेंसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, इसमें आके देखते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस है, कोलन काइमा दिखा मैंने कहा ना, पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा कोलन, देखिए जो हाइपोडर्मिस है वो कोलन काइमा से बना होगा। इसके बाद पैरेन्काइमा से उनका एंडोडर्मिस बना होगा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, कैम्बियम, देखिए कैम्बियम है ये, मेटाजाइलम। अब देखो यहाँ पे ये सेंटर है, देखिए पिज्जा का टुकड़ा समझिए इसको, ये सेंटर है, ये पेरिफेरी है। यहाँ पे प्रोटोजाइलम सेंटर में प्रेजेंट है, पेरिफेरी में मेटाजाइलम प्रेजेंट है। देखो ध्यान से, तो सेंटर में अगर प्रोटोजाइलम आ गया तो इस कंडीशन को बोलेंगे एंडार्च। क्या बोलेंगे बाबू, एंडार्च।
तो याद रखना, फिर से मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि अगर रूट में जाएंगे तो रूट में देखेंगे प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे है और उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सार्च। और अगर हम जाएंगे स्टेम में जो है आपके प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है और मेटाजाइलम पेरिफेरी पे है। तो देखिए ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, याद कर लो, स्टैंड, याद रखो, स्टैंड, देखिए ध्यान से, स्टैंड, और क्या याद रखो, RX। जब आप डॉक्टर बन जाओगे, दवा लिखोगे, तो जो पर्चा होता है उसके ऊपर लिखा होता है RX, प्रेस्क्रिप्शन के लिए जब पर्चा रहता है। तो अब इससे क्या फायदा क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये स्टेम है, ST से स्टेम, END से एंडार्च। स्टेम में कैसा होगा, एंडार्च। याद रखना, ट्रिक बहुत काम में आएगा, कई आपका कई मिनट बचा देगा। RX, R फॉर रूट, X एक्सार्च। तो रूट में कैसा देखने को मिलेगा, एक्सार्च। तो याद रखेंगे इसको, ट्रिक है ये, याद रखेंगे, रूट में कैसा, एक्सार्च देखने को मिलेगा, एक्सार्च कंडीशन। और एंडार्च स्टैंड, याद रखो, स्टैंड, ST फॉर स्टेम, END फॉर। और एक्सार्च में जो होगा प्रोटोजाइलम किधर होंगे, पेरिफेरी की तरफ होंगे, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ। यहाँ पे उल्टा केस हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटोजाइलम क्या होंगे, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होंगे और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए स्कैटर्ड है सब कुछ, एपिडर्मिस दिख रहा है, हाइपोडर्मिस यहाँ पे किससे बना होगा, स्क्लेरोकाइमा से बना होगा, वैस्कुलर बंडल्स, फ्लोएम है, जाइलम है, सब अपना अच्छे से इसको देखिएगा, कुछ है नहीं इसमें। चलिए पढ़ते हैं इसको एक लाइन। The transverse section of a typical young dicot stem shows that epidermis is the outermost protective layer of the stem. कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर का लेयर हमेशा स्टेम हो या रूट हो, एपिडर्मिस ही होगा। Covered with a thin layer of cuticle, इसके ऊपर क्यूटिकल होंगे ताकि वाटर लॉस ना हो। It may bear trichomes, ट्राइकोम हो सकते हैं, and a few stomata. The cells arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute the cortex. It consists of 3 subzones. The outer hypodermis, बाहर वाला क्या होगा, hypodermis, consists of a few layer of collenchymatous cells just below the एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो पोर्शन है उसको हाइपोडर्मिस बोलेंगे, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे है और वो किससे बना हुआ है, कोलेनकाइमा से बना हुआ है। विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम, जो यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मतलब कि मान लो पत्तियां हैं ऐसे हिल रही हैं, टूटे ना, तो उनको स्ट्रेंथ दे देगा, पेटिकल को एक स्ट्रेंथ देगा, तो इसी को हम बोल रहे हैं क्या, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस, यानी कि सबसे ऊपर क्या है, एपी है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, हाइपो है, हाइपो 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 के नीचे कौन आ गया, हाइपो के नीचे कौन आ गया, कॉर्टेक्स आ गया, कॉर्टिकल रीजन आ गया। Consist of rounded thin walled parenchymatous cells which conspicuous intercellular spaces. The innermost layer of the cortex is called endodermis। सब वही सेम चल रहा है। यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, द सेल ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार पॉइंट कर लेना, इसको डबल लाइन कर देना। द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड द लेयर इज आल्सो रिफर्ड टू एज स्टार्च शीथ। यानी कि एंडोडर्मिस में जो सेल्स हैं वो स्टार्च को स्टोर करते हैं, इसीलिए इनका नाम हो गया स्टार्च शीथ। क्या बोलते हैं इसको, स्टार्च शीथ। यानी कहां प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस। सबसे ऊपर कौन है, एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस किसका बना है, कोलेनकाइमा का, उसके नीचे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का आखिरी लेयर जो होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस किसमें रिच है, स्टार्च को वो स्टोर कर सकता है, इसीलिए क्या बोल दिया, स्टार्च शीथ। इसके नीचे आया कौन, पेरिसाइकिल। तो यही एकदम सीक्वेंस याद कर लेना, पेरिसाइकिल प्रेजेंट ऑन द inner side of the endodermis and above the phloem। अंदर की तरफ जाएंगे तो inner side of the endodermis। देखिए मैं फिर से यहां लिख रहा हूं एक साइड से, देखिए सबसे पहले क्या है, एपिडर्मिस, सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस किससे बना है, कोलेनकाइमा से, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे बताइए क्या आएगा, कॉर्टिकल लेयर है, कॉर्टेक्स, ठीक है। इसके नीचे क्या आएगा, कॉर्टेक्स का सबसे आखिरी वाला पार्ट क्या होता है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, स्टार्च शीथ। क्या प्रेजेंट होगा बाबू, स्टार्च शीथ, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद बताइए, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आ रहे हैं आपके पेरिसाइकिल। तो ये पूरा एकदम नोट रहे आपका, पेरिसाइकिल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, एंड एंडोडर्मिस के नीचे कौन है, पेरिसाइकिल, एंड अबव द फ्लोएम
इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा, यानी कि से मतलब आधा, ल्यूनर मतलब मून, यानी कि अर्धचंद्र आकार के स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स प्रेजेंट होंगे। इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स देयर आर अ फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स which constitute medullary rays। पूछेगा मेडुलरी रेज किससे बने हैं, तो कह देना आप पैरेन्काइमेटस सेल से बने हैं, नहीं कहते होगे। और मेडुलरी रेज का काम क्या है? मेडुलरी रेज नाम क्यों दे दिया गया? अंदर देखो, बाहर का कॉर्टेक्स है, अंदर का पोर्शन मेडुला होता है, और वो ऐसे रेज के फॉर्म में पूरा निकला हुआ है, हर तरफ गया हुआ है ताकि कंडक्शन हो सके अच्छे से, तो मेडुलरी रेज कह दिए हम उसको, ठीक है। A large number of vascular bundles are arranged in a ring। Very very important। डाइकॉट स्टेम अगर है तो रिंग वाला अरेंजमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी दिखा रहे हैं हम। ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, स्टेम है तो कॉन्जॉइंट होगा, दोनों एक साथ होंगे, ओपन होगा, यानी बीच में क्या प्रेजेंट होगा? कैम्बियम प्रेजेंट होगा, एंड विथ एंडार्च। मैंने कहा ना कि यहाँ पे कैसा दिखेगा आपको? एंडार्च दिखेगा। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem constitute the pith। चलिए देखिए ध्यान से क्या मैं कह रहा हूं। ये देखिए डाइकॉट स्टेम है, रिंग लाइक पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है, ये सब प्रोटोजाइलम इधर है, एंडार्च है यहाँ पे, क्या है? एंडार्च। तो जो रिंग लाइक जो आपको शेप दिख रहा है, जो रिंग लाइक जो अरेंजमेंट है, ये किसका? इसका स्टेम, डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मोनोकॉट स्टेम की बात कर ले तो मोनोकॉट स्टेम, द मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस, अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स। देखिए सब छटके हुए हैं इधर से, सब इधर उधर है, बीच में कितना जगह है, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है, तो मोनोकॉट स्टेम होगा। क्या होगा? मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। In between the vascular bundles, there are a few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute medullary rays। अच्छा ये तो हो गया, इधर देखिए, तो इसका स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल लिख दिया, तो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मोनोकॉट स्टेम का। ईच सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ एंड अ लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट, यहाँ पे भी कॉन्जॉइंट होंगे लेकिन क्लोज्ड होंगे। याद रखना यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं होगा। डाइकॉट स्टेम अगर है, मोनोकॉट लिख दिया तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा तो पक्का कह रहा हूं कैम्बियम भी नहीं होगा। तो जहां पे मोनोकॉट आ जाए क्वेश्चन में, मोनोकॉट, वहां पे समझ जाओ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होना है, और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा तो कैम्बियम भी नहीं होगा, याद रखेंगे। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस, यानी कि जो बीच में होंगे, ध्यान से देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये जो किनारे किनारे वेस्कुलर बंडल हैं, ये सब छोटे हैं, और जो बीच में है क्या है? बड़े बड़े हैं। तो वही कह रहा है कि जो सेंट्रली लोकेटेड हैं वो बड़े बड़े हैं, और जो किनारे किनारे हैं वो छोटे छोटे हैं। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल। याद रखना इसको कि मोनोकॉट स्टेम अगर आ गया तो उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। क्या होता है? ये सब चीजें मैंने कहा ना, पूरा डेटाबेस है, पूरा डेटा मतलब पूरा एकदम फैक्ट्स है इसमें, जो आपको एकदम ऐसे लर्न करना है, इसमें कोई कुछ समझा नहीं सकता आपको, क्योंकि लर्न करना है और ऐसे ही देके आना है इसको एग्जाम। चलिए, तो हमने रूट का देख लिया, स्टेम का देख लिया, अब लीफ का हम लोग एनाटॉमी देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो लीफ भी दो तरह के होंगे, जो डाइकॉट वाले प्लांट में होंगे और डाइकॉट लीफ कहेंगे, तो उनके लिए यूज किया गया है डॉर्सीवेंट्रल लीफ। कुछ पत्ते जो डाइकॉट प्लांट्स में होते हैं उन्हें हम डॉर्सीवेंट्रल कहेंगे, नहीं कि डॉर्सल उनका अलग रहेगा, वेंट्रल अलग रहेगा, मींस दोनों ही अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे। अगर दोनों एक जैसे होते तो हम कह देते आइसोबाइलेटरल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जो मोनोकॉट में होता है। चलिए, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीफ थ्रू द लैमिना शोज थ्री मेन पार्ट, नेमली एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वैस्कुलर सिस्टम। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये डाइकॉट का है और ये मोनोकॉट का है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि जो लैमिना वाला हिस्सा है, मान लो लैमिना वाला, ये जो पत्ता है पूरा, लैमिना वाला हिस्सा कह रहा है, इसके तीन पार्ट हैं। एपिडर्मिस है जो कवर द बोथ अपर सरफेस, मान लो ये पत्ता है, ऊपर भी एपिडर्मिस, नीचे भी एपिडर्मिस है, ठीक है ना। और उसके बाद मेसोफिल सेल, ऊपर एपिडर्मिस, नीचे भी एपिडर्मिस, बीच में मेसोफिल सेल, और उसी के अंदर क्या है? वेस्कुलर बंडल्स हैं।
तो द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सरफेस एडेक्सियल, याद रखना जो ऊपर वाला पत्ता का हिस्सा होता है उसे एडेक्सियल बोलते हैं और नीचे वाले को एबैक्सियल बोलते हैं। याद रखना एडी, एडी से एडेक्सियल ऊपर और एबैक्सियल नीचे, याद रखेंगे इस बात को। एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर सरफेस एबैक्सियल ऑफ द लीफ हैज conspicuous cuticle. The abaxial epidermis generally bears more, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है इसमें ये बनता है कि अगर डाइकॉट लीफ है, डाइकॉट लीफ है तो उसमें जो एडेक्सियल होगा यानी कि ऊपर वाला जो सरफेस होगा उसमें स्टोमेटा क्या होंगे, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा, यानी कि जो डाइकॉट स्टेम है उसका एडेक्सियल ऊपर वाला स्टोमेटा या तो नहीं करेगा या तो वेरी लेस करेगा। लेकिन अगर हम एबैक्सियल की बात करें, ध्यान से देखना, एबैक्सियल यानी कि नीचे वाला, डाउन, नीचे वाला अगर देखेंगे तो उसमें मोर स्टोमेटा होगा। इस बात को याद रखेंगे, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पत्ते का कौन सा हिस्सा ज्यादा स्टोमेटा कैरी करता है, तो नीचे वाला। और कौन सा पत्ता होना चाहिए, डाइकॉट का पत्ता होना चाहिए, डाइकॉटिलेडनस डॉर्सिवेंट्रल लीफ होना चाहिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, यानी कि जो एबैक्सियल है, जो एडेक्सियल है वो या तो स्टोमेटा बहुत कम होगा तो नहीं होगा। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल, मैंने बताया ना कि पत्ते के ऊपर भी एपिडर्मिस नीचे भी और उसके बीच में जो टिश्यू है उनको बोलते हैं क्या, मेसोफिल बोलते हैं। मेसोफिल विच पॉजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, मेसोफिल का काम क्या होगा, उसके पास क्लोरोफिल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, वो फोटोसिंथेसिस कराएगा। इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दो तरह के सेल्स होंगे, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। यानी कि देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको बड़ा बड़ा, इसके बीच में गैप्स हैं, इसको हम बोल दिए, क्या बोल दिए, पैलिसेड मेसोफिल या पैलिसेड पैरेन्काइमा से बना हुआ है। और ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है ये इलोंगेटेड है पैलिसेड, और जो गोल गोल है बाबू ये है स्पंजी। ये क्या है, स्पंजी। तो वही कह रहा है कि जो ऊपर एपिडर्मिस है, नीचे एपिडर्मिस है, बीच में सारे मेसोफिल सेल्स हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, अगर लंबे लंबे हैं, इनके बीच में गैप बहुत, एक गैप नॉर्मल गैप है, छोटा गैप है, इसको बोलेंगे पैलिसेड। और गैप ज्यादा, एयर कैविटी ज्यादा है और गोल गोल सेल्स है, इन्हें बोलेंगे स्पॉन्जी मेसोफिल्स। ठीक है, The adexially placed palisade parenchyma is made up of elongated cells, यानी कि जो एडेक्सियल जो लीफ के ऊपर सरफेस में है, मतलब ऊपरी वाले भाग पे पैलिसेड वाले दिख रहे हैं आपको, ये इलोंगेटेड होंगे। क्या होंगे, इलोंगेटेड होंगे। और क्या लिख रहा है, which are arranged vertically and parallel to each other. The oval or round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cells and extend to the lower epidermis. There are numerous large space and air cavity between these cells. ठीक है, the oval or round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade. Palisade ऊपर है elongated, नीचे कौन है, spongy, and extend to the lower epidermis, नीचे तक पूरा extend किए गए हैं। There are numerous large spaces and air cavity between these cells. आपको देखने को मिल रहा है कि जो स्पंजी हैं, देखिए स्पंजी, इनके बीच में सारे से बहुत बड़े बड़े कैविटी, एयर कैविटीज भरे हुए हैं। ठीक है, okay. Vascular system includes vascular bundles which can be seen in the veins and mid, very very important। जो पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, अगर डाइकॉट की बात कर रहे हैं तो उसमें वैस्कुलर बंडल्स वेन्स में देखने को मिलेंगे और मिड रिब में देखने को मिलेंगे। द साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स, वेन्स जितना बड़ा वैस्कुलर बंडल उतना बड़ा। The veins carry in thickness, the veins vary in thickness in the reticulate venation। अगर डाइकॉट है तो जो आपका वेनेशन होता है कैसा होता है, रेटिकुलेट पूरा फैला होता है। लेकिन अगर मोनोकॉट होता है पैरेलल होता है। द वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल। जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं इनके अराउंड, इनके सराउंडिंग एक लेयर होता है सेल का, जिसे हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। लुक एट फिगर एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन वैस्कुलर बंडल। तो 6.5a में देखिए वैस्कुलर बंडल को आप लोग देखिए कहां पे है, ध्यान से देखिए, ये फ्लोएम दिख रहा है, जाइलम दिख रहे हैं, दिख रहा है, एक खोजना था, खोज लिए, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद आता है आइसोबाइलेटरल लीफ। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सिवोंट्रल लीफ इन मेनी वेज, बहुत सारे वे में दोनों सिमिलर हैं। इट्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंसेस है वो दिया हुआ है। इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो डाइकॉट लीफ है उसमें नीचे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, ऊपर कम होते हैं। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ देखिए, देखिए ये क्या है, एपिडर्मिस, यहाँ पे देखो गैप है, ये स्टोमा है, यहाँ पे कोई स्टोमा देखने को नहीं मिल रहा है।
तो एबैक्सियल सरफेस है ये, एबैक्सियल पे आपको स्टोमा देखने को मिल रहा है, एडैक्सियल में नहीं देखने को मिल रहा है। ये देखिए एबैक्सियल एपिडर्मिस, सब स्टोमेटा कैविटी, ये कैविटी है, ये स्टोमा है, स्पॉन्जिस मेसोफिल है, एयर कैविटी है, पैलिसेड मेसोफिल है, ठीक है ना, सब कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर भी स्टोमेटा दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो वही कह रहा है कि जो आइसोबाइलेटरल लीफ है, मोनोकॉट लीफ है, इसमें ऊपर भी एडैक्सियल हो या एबैक्सियल हो, दोनों में आपको देखने को मिलेगा क्या, स्टोमेटा। ओके, और एक चीज और क्या डिफरेंस है देखिए, प्रेजेंट ऑन बोथ, एक डिफरेंस हो गया पहला। दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई पैलिसेड नहीं है, कोई स्पॉन्जी नहीं है, दो डिफरेंसेस हो गए। स्पॉन्जी और पैलिसेड देखने डाइकॉट में मिलेंगे। इन ग्रासेस सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मिस सेल्स along the veins modified themselves into large empty colorless cells, means कह रहा ग्रासेस में देखा गया जो एडैक्सियल एपिडर्मिस सेल हैं along the veins, ग्रासेस मतलब क्या, मोनोकॉट्स, veins modified themselves into large, बड़ा खाली एकदम कलरलेस सेल्स, जो एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स हैं कुछ कुछ, वो अपने आप को लार्ज, बड़ा मतलब और कलरलेस में मॉडिफाई कर दिए, इनको हम बोलते हैं बोलीफॉर्म सेल्स। क्या बोलते हैं, बोलीफॉर्म सेल्स। When the बोलीफॉर्म cells in the leaves have absorbed water, जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये टर्जिड हो जाते हैं, एकदम रिजिड हो जाते हैं। The leaf surface is exposed, तब लीफ का सरफेस क्या, पानी भर गया तो फूल जाता है थोड़ा सा, इसको टर्जिड बोलते हैं। When they are flaccid, जब पानी निकल जाता है, ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, पानी निकल गया, वाटर लॉस हो गया, दे मेक द लीफ कर्ल। तो पूछता है कि लीफ कर्ल कब होगा मोनोकॉट में, जब पानी बाहर निकल जाएगा। लीफ स्वेलन कब होगा, एक्सपोज्ड कब होगा, जब पानी घुस जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये कौन करवा रहा है, बोलीफॉर्म सेल्स। बोलीफॉर्म सेल्स क्या है, दे आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स, सब कनेक्टेड हैं, एकदम ऐसे याद करना। The parallel venation in monocot leaves is reflected in the near similar size of vascular bundles except in main veins as seen in the vertical section, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका जो कवर हो रहा है, ठीक है ना, अच्छे से इसको देखिएगा, एक लाइन पढ़िएगा, और भी कोई अब दिक्कत आएगी नहीं, वर्ड टू वर्ड इसमें से पढ़िए, देखिए कोई कठिन है नहीं, डिफरेंशिएट करके पढ़िए, क्वेश्चन बेस्ड पढ़िए, सब कुछ सही रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद दूसरे चैप्टर मिलेंगे, थैंक यू।